हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। आपके पॉलिटिकल साइंस सिलेबस के बुक 1 के सारे वीडियोस हम बना चुके हैं। आप जब चैप्टर पढ़ते हो वीडियो को भी एक बार देख लेना, 5 मिनट में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और बुक 2 के 9 वीडियोस बन चुकी है और आज टर्न है 10th चैप्टर, द लास्ट चैप्टर का, द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो चलो शुरू करें ये सोचकर, ये समझकर कि दर्शन शास्त्र का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी? ये एक स्टडी है, क्या जीवन का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। खाना पीना सोना या इससे भी अधिक कुछ है। बहुत लोगों के बहुत मत है और जितने भी मत हैं उनके नीचे अंडरलाइंग कुछ आइडियाज़ भी हैं, कुछ विचार भी हैं। अब जितने भी लोग आपसे बात करोगे, जिससे आप पूछोगे, वही आपको अपना मत बता देंगे। और कई बार तो 2 लोगों या 2 से ज़्यादा लोगों में मतों में इतना ही भिड़ंत हो जाता है कि बहुत झगड़ा भी हो जाता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि प्यार से अगर समझाए तो लोग एक दूसरे के मत के साथ सहमत भी हो जाते हैं। संविधान के बारे में ऐसा ही एक मत है कि हमारा संविधान कानूनों का एक ग्रंथ है और हर कानून किसी न किसी मूल्य पर बेस्ड है, किसी वैल्यू सिस्टम पर बेस्ड है। और हर मूल्य को अलग अलग लोग अलग अलग किस्म से व्याख्या कर रहे हैं। अब भारत जैसा इतना बड़ा देश, इसमें कितने लोग, इतने मूल्यों को कितने विचार आएंगे इसके। तो इन सब को कैसे लिया गया संविधान में, ये तो सोचने की बात है। इस पिक्चर को बड़ी अच्छी तरीके से देखो। ये है इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े हस्तियां हैं, इन्होंने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और खासियत ये है कि ये भारत के हर कोने से, हर भाषाई, हर समुदाय, हर धर्म, हर जाति के लोग शामिल थे। और उन्होंने अपना नीतिबोध लगाया, देश का भला किससे होगा, हर समुदाय का भला किससे होगा, समुदायों के बीच निरपेक्षता कैसे रखी जाएगी, आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को हम कैसे पूरी करेंगे, ये सोचते हुए कानून बनाया। तो कुल मिलाकर क्या देखा, संविधान सभा में अपने ही देश के लोग थे और उन्होंने सारे देश के लोगों के विचार और अनुभव को बड़े ही सिंपैथी के साथ व्यक्त किया। तो हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? उसमें ये 6 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो इनको। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, सामाजिक न्याय, निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता। आज की दुनिया में हर राज्य बहुत ताकतवर बन गया है। बल प्रयोग और दंड शक्ति, ये तो राज्य का एकाधिकारी बन गया है। अगर ये संस्थाएं सोचो गलत हाथों में चले जाए तो कैसा रहेगा। तो हमारे संविधान ने इसके बारे में सोचा और उन्होंने राज्य को निरंकुश या बिना चेक के रहने से रोका है। जो सत्ताधीन संस्थाएं हैं, जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके लोग हैं, उन पर चेक्स लगी हैं, कामकाज में उनके बैलेंस लाया गया है। ये तो था एक नेगेटिव एस्पेक्ट कि रोका गया। और पॉजिटिव एस्पेक्ट, जो लोग ट्रेडिशनली पावर से दूर रहे हैं, परंपरागत सत्ता से दूर रहे हैं, उनकी एम्पावरमेंट भी करते हैं। तो ये जो 2 काम है, सत्ताधीन संस्थाओं पर अंकुश और सत्ता से दूर लोगों का शक्तिकरण, एम्पावरमेंट, और उधर चेक्स एंड बैलेंस, ये कैसे होता है? हमारे संविधान के जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, ये कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज़ पर बेस्ड हैं, जिनके फल हम हर रोज़ उनका हमें मिलता है। तो पहला मूल्य क्या है? व्यक्ति की स्वाधीनता। राजा राम मोहन रॉय एक बहुत बड़ी हस्ती थे। उन्होंने कहा, व्यक्ति तभी स्वाधीन है जब वो अपने विचार, अपनी ज़रूरत को खुले मन से बोल सके। 1919 में पराधीन भारत में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जिससे प्रेस फ्रीडम बंद कर दी गई। अखबार में जो भी लिखना है गवर्नमेंट से पूछ के लिखना पड़ेगा। तो हमारे स्वाधीनता संग्रामियों को बहुत बुरा लगा, उन्होंने डट के विरोध किया। और संविधान सभा के जो सदस्य थे वो इस माहौल से गुजर चुके थे, तो उनको लगा व्यक्तिगत स्वाधीनता तो कितना इम्पॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना इम्पॉर्टेंट है। हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी अनाप शनाप बक दें। सेकंड मूल्य क्या है? सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस। संविधान निर्माताओं ने कहा कि कागज कलम में तो हमने समता का अधिकार दे दिया, पर जो पिछले वर्ग है ये इसको हासिल कैसे करेंगे? इनके लिए कुछ स्पेशल कुछ करना पड़ेगा, और वो था आरक्षण या रिजर्वेशन। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी सबके लिए सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेजेस में और सरकारी जॉब्स में रिजर्वेशन। तृतीय मूल्य था, भारत में इतनी विविधता है और सब विविधता में कुछ कुछ लोग हैं, इनके अधिकारों को मान्यता दी जाए। तो हर समुदाय को लगता है कि मेरी रीति रिवाज, मेरी परंपराएं, मेरी मूल्य, मेरी भाषा, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो अपने समुदाय की इज्जत भी चाहते हैं। तो इतने समुदाय में बराबरी तो अक्सर होता ही नहीं है, और जहाँ होता भी है वहाँ प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन आ जाता है। ऐसे मौजूदा स्थिति में बराबरी कैसे लाया जाए? तो इसके लिए हमारे संविधान में समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता दी गई है। फॉर एग्जाम्पल,
दिल्ली शहर में आप देखो तो ज़्यादातर लोग हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन अलग अलग भाषा के जो लोग यहाँ पे हैं वो सब अपने अपने भाषा के स्कूल चला सकते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। फोर्थ मूल्य देखो, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक समूहों को समान अधिकार। किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान उसके समुदाय के हैसियत पर निर्भर करता है। अगर एक समुदाय दूसरे पर लॉर्ड बन जाता है, प्रभु बन जाता है, और जो अधीन है, जो नीचे दब रहा है, उसके आत्मसम्मान को ठेस तो पहुंचती है ना। दोनों बराबर हो तो दोनों की आत्मसम्मान रहेगी, दोनों की आज़ादी रहेगी। इसीलिए भारत में हर धार्मिक समुदाय को अपनी शिक्षा संस्था स्थापन करके स्कूल चलाने का अधिकार दिया गया है। और इसमें राज्य हस्तक्षेप कब करता है? जब अगर किसी भी धार्मिक संस्था अपने नियमों से व्यक्ति के गरिमा को, व्यक्ति की स्वाधीनता को वंचित करता है, तब उसमें राज्य हस्तक्षेप करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छुआछूत, इस रीति को ख़त्म करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ये तो नेगेटिव था, किसी बुरे चीज़ को रोकने के लिए। और पॉजिटिव क्या था? जब राज्य किसी धार्मिक संस्था को अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए सपोर्ट दे, धन दे, ये पॉजिटिव तरीका है। पंचम मूल्य है सार्वभौम मताधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। भारत में आज भी समाज में कई किस्म के ऊंच नीच है, लेकिन हर प्राप्त वयस्क अडल्ट, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी भाषा का हो, कहीं का भी रहने वाला हो भारत में, उसको मताधिकार का अधिकार है। छठा मूल्य है हमारा संघवाद या फेडरलिज्म। संघवाद का मतलब है, हमारे संविधान में देखा गया है कि केंद्रीय शासन जो सेंट्रल रूल है, इसको काफ़ी मजबूत बनाने का कोशिश किया गया है। फिर भी जो यूनिट्स हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको अपने कानून और विशेष अधिकार की क्षमता दी गई है। साथ साथ है आर्टिकल 371, कुछ इकाई हैं जिनको बड़े ही विशेष ज़रूरतों की ज़रूरतें हैं, उनको विशेष दर्जा भी दिया गया है। जैसे आर्टिकल 371 इन स्टेट्स पे लगी हुई है। देखिए नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं सब वहाँ पे आर्टिकल 371 लागू है, जिससे इनको कई विशेष चीज़ें मिलती हैं। एक और पहलू है, जो भारत इतना बड़ा भाषीय संघ है, हर भाषा को बराबरी का दर्जा प्राप्त है। चाहे आप हिंदी बोलते हो या पंजाबी बोलते हो या बंगाली बोलते हो या तमिल या ओरिया, सब भाषा को बराबरी का दर्जा प्राप्त है। हमारा सातवां मूल्य है राष्ट्रीय पहचान। हर भारतीय के पास दो पहचान होते हैं, ये तो आप देखते ही हो। राष्ट्रीय पहचान जब क्रिकेट मैच होता है, और दूसरा पहचान है हमारा स्थान। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहता है मैं बंगाल से आता हूँ, कोई कहता है मैं तमिलनाडु से आता हूँ। अपना समुदाय, अपने धर्म की पहचान। तो हर भारतीय के पास दो पहचान होते हैं। संविधान में इन दो पहचानों में संतुलन लाने का प्रयास है, पर विशेष परिस्थिति आती है तब राष्ट्रीय पहचान ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वही वरीयता उसे ही मिलती है। कुल मिलाकर हमने क्या देखा? भारत का संविधान कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज पर आधारित है, और ये मूल्य भारत के लोगों की आकांक्षा, उनकी भलाई, उनके विकास को दर्शाते हैं। द डिज़ायर्स ऑफ पीपल, द वेलफेयर ऑफ पीपल, और उनकी डेवलपमेंट के लिए ये बनी है। पर भारत की संविधान की कुछ आलोचनाएं भी हैं, कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। नंबर 1 कहा गया है ये बड़ा ही अनविल्डी डॉक्यूमेंट है, अस्त व्यस्त संविधान है। ये बात तो सच है कि ये कोई छोटा सा कसा हुआ पुलिंदा नहीं है, पर अगर छोटा कसा हुआ होता तो इसमें अनेक प्रावधान नहीं भी होते। हमें बहुत प्रावधान दिए गए हैं, इसलिए तो बड़ा दिखता है। अनेक देश के संविधान में, जैसे फॉर एग्जाम्पल चुनाव आयोग का कोई प्रावधान ही नहीं है, लेकिन भारत में है। इस तरीके के बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में है। सेकंड में कहा गया है कि इट इज़ अनरिप्रेजेंटेटिव, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हुई। ये सच है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सभी अगड़े तबके के थे, मोस्ट वर फ्रॉम द हायर क्लासेस। यहाँ हर व्यक्ति की आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँची थी। पर संविधान सभा में जब बहस हुए, डिबेट्स हुए, तो हर प्रकार के राय रखे गए और अलग अलग तबके के लोगों के हित पर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सबके बारे में सोचा नहीं गया, ये गलत होगा। कुछ लोग कहते हैं ये एक विदेशी दस्तावेज है, कट पेस्ट कर दिया गया है। लगता है बड़े सारे अनुच्छेद जो हैं ये पश्चिमी संविधान के अनुकरण है। फॉर एग्जाम्पल जो उदारता, लिबरलिज्म की बात की गई है, भारत के जो सांस्कृतिक भावबोध है, इससे ये मेल नहीं खाता। तो जब पश्चिमी संस्कृति और भारतीय मूल्यों का टकराव हुआ तो एक हाइब्रिड कल्चर हुआ। पश्चिमी संस्कृति के जो अच्छे हिस्से थे उनको अपनाए गए, जिससे एक आधुनिकता आ गई। तो हमारा भारत संविधान भारतीय मूल्य और पश्चिमी मूल्यों का एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है।
और कुछ लोगों ने तो ये पश्चिमीकरण को बहुत पसंद किया। परंपरागत जो बुराइयां थी उनको ख़त्म करने के में उनको बड़े बड़े काम आया। जैसे दलितों ने अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए इन कानूनों को खूब अपना लिया और उससे उनका बेटर ही हुआ। अब संविधान में कुछ सीमाएं भी है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा संविधान एकदम परफेक्ट है। एक जो सीमा है वो है कि राष्ट्रीय एकता में बहुत ज़्यादा इस पर बात की गई है, इकाइयों के बारे में कुछ कम बात की गई है। सेकंड है लिंगगत न्याय, जेंडर इक्विटी इत्यादि परिवार के मुद्दों पर और भी ध्यान देते तो बेटर होता। और सामाजिक और आर्थिक अधिकार जो है, जो मूल अधिकार बन सकते थे, उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया है। अगर मूल अधिकार में रहते तो बेटर होता। तो मेरे दोस्तों, ये था आपका चैप्टर हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन। एक बार आप वीडियो को देख लो, फिर चैप्टर पढ़ो, 5 मिनट, दैट्स ऑल, और आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अपनी लैंग्वेज में। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, एग्जाम्पल देख के लिखना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीजिए कोशिश।